जहां सपने अक्सर संसाधनों के मोहताज होते हैं, वहीं भागलपुर के एक युवा ने यह साबित कर दिया कि हौसलों के आगे हिमालय भी झुक जाता है। बिना गियर वाली साधारण साइकिल, जेब में सीमित पैसे और दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून, इन्हीं के सहारे रितेश कुमार साह ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक असंभव लगने वाले सफर को पूरा किया। लेकिन इतिहास रचने के बाद अब सबसे कठिन परीक्षा है उनका घर सुरक्षित वापस लौटना। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के पैठनपुरा वार्ड नंबर 1 निवासी 25 साल के रितेश कुमार साह ने 23 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे दिल्ली के अशोक नगर से अपनी यात्रा शुरू की। न कोई हाईटेक साइकिल, न महंगे जैकेट, न स्पॉन्सर, बस एक सामान्य बिना गियर वाली साइकिल और 25 किलो का पीठ पर बैग। इकतालीस दिनों की कठिन यात्रा के बाद 3 दिसंबर को रितेश ने 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया और इतिहास रच दिया। नेपाल सरकार ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस यात्रा में रितेश को खड़ी पहाड़ियों, पथरीले रास्तों, माइनस तापमान और ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा। जहां साइकिल चल नहीं सकती थी, वहां उन्होंने करीब 20 किलो वजनी साइकिल को कंधे पर उठाकर लगभग 1300 किलोमीटर पैदल सफर किया। 4 हफ्तों तक चना और गुड़ ही उनका भोजन रहा। सीमित कपड़ों के कारण हाथ पैर सूज गए, शरीर छालों से भर गया, लेकिन लक्ष्य से नजर नहीं हटी। 3 दिसंबर को बेस कैंप पहुंचने के बाद रितेश ने अपने पिता गोपी साह को फोन कर बताया कि शरीर अब जवाब देने लगा है और चलना मुश्किल होता जा रहा है। इसके बाद पिता और बड़े भाई ने सांसद अजय मंडल और जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन 9 दिन बीतने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली। मजबूरन रितेश सीमित संसाधनों के सहारे ही वापसी शुरू कर चुके हैं। रितेश ने कहा कि हम जानते थे कि इस रास्ते में चोट लगेगी। मेरे पास पहाड़ों के हिसाब से कपड़े भी नहीं थे, फिर भी मैंने खुद से वादा किया था कि पहले एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचूंगा। हमने देश का नाम रोशन किया है। अब सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे प्रयासों को संज्ञान मिले। आप भी सुनिए कि रितेश ने वीडियो कॉल पर क्या बोला। क्योंकि आप लगातार ये मैं बहुत फॉर्मल कपड़े में आया हूँ। मेरे शूज का कॉस्ट 250 रुपीज है ओनली। मैंने दिल्ली में ही लिया था, क्योंकि आप जब ऐसी अवस्थाओं में आते हो तो शरीर पर विभिन्न प्रकार की छोटे तकलीफें आती है, क्योंकि ऐसी अवस्थाओं, ऐसे क्लाइमेट को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये सब जान रहा था। मैं बीच में चलने के दौरान मैं जान रहा था कि ऐसी सब चीजें होगी। रात को जब मैं खोल करके देखा अपना पैर का कंडीशन, 2 सप्ताह पहले ईबीसी एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने के 2 महीने पहले ही मैंने देखा, तो मैं देखा अरे बाप रे, तो काफी ये हो गया है। 2 सप्ताह बट अगर मैं वहां पर रुक जाता तो शायद ये चीजें पूरी नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको इग्नोर किया और अपने अंदर के स्ट्रेंथ को जगाए रखा कि नहीं भाई, जो भी हो जाए पहले ईबीसी तक पहुंचना है, उसके बाद देखा जाएगा। ये चीजें मैंने उसको सेकेंडरी कर दिया। ईबीसी पहुंचने के बाद तब जाकर के हाँ ईबीसी तक पहुंचा, तो मैंने उसके बारे में चिंता जताई, बिकॉज एक अच्छा हेल्थ ही आपको वहां तक पहुंचाया है। तो मैंने 2 दिन रेस्ट किया था गोरखसेप पर, फिर धीरे धीरे वहां से वापस फिर गोइंग डाउन होना शुरू हो गया। डीएम सर से जब मिलने गए थे उस दौरान का बता दो। 2 दिन रेस्ट किया था। एक वो ठीक है, वो आप बता दीजिए। ये कह रहे हैं लोग, आपको अभी किसी का मदद मिला है सरकारी? आपको जैसे कहीं से कॉल आया हो या फिर किसी तरह से कुछ? देखिए, इस बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊं तो मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैंने जब ये चीज पूरा किया तो एक मन में एक बात आती है कि अगर ये चीज आपके क्षेत्र के लिए, आपके राज्य के लिए, अगर आपके राष्ट्र के लिए विश्व भर में कुछ आपके व्यक्ति के द्वारा कुछ अलग किया गया है, कुछ साहसिक कार्य किया गया है, आपके लिए गौरव की बात है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे लिए अपनी कर्तव्य निष्ठा को दिखाएं। मैं मांग नहीं करता, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं अपने दम पर जीने वाला हूँ। जो भी किया है अपने परिवार
अपने भाई, पिताजी, बहन, माता जी की के आशीर्वाद से ही मैंने कभी किसी के सामने झुका नहीं, मैं मांगा नहीं कुछ, मैं बस अपने दम पर क्या हूँ, बस वही है सरकार से कि वो अपना कर्तव्य निष्ठा दिखाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए अपने नागरिक के लिए। अगर उसको लगता है कि वो आप हमारे देश के गौरव की बात है तब आप करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सामान्य सी बात है तो आप कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से कोई मांग नहीं है, अगर आपको लगे तो आप करें। मैं तो अपने साथ फाइट कर ही रहा हूँ, क्योंकि हाथ में पैर में घाव तो हो ही गए हैं, लेकिन कोई मदद ना करे तो स्वयं को ही मदद करना पड़ता है भैया, तो हम कर ही रहे हैं स्वयं की मदद। क्या ऐसा क्या हुआ है पैर में जो किस तरह का घायल हो गया है? नहीं, घायल नहीं, मतलब लगातार आप सोच सकते हैं कि लगातार कोई व्यक्ति 1 महीने से ज्यादा, आज 53 डेज हो गए लगातार आप चल रहे ऐसे माउंटेन्स एरिया पे, चट्टाने पत्थरों पर, आप सब देख सकते हो ये पूरा पहाड़, ये अभी एक बस्ती पर आकर के मैं रुका हुआ हूँ, जब पता चला कि आप लोग बात करेंगे। ऐसे जगहों पर जब आप चढ़ाई करते हो तो स्वाभाविक रूप है कि अगर आप इसके अनुकूल नहीं चलोगे, नहीं अगर आप संसाधन का उपयोग करोगे तो आपके शारीरिक परेशानियां होगी। रितेश के पिता गोपी साह ने कहा कि बेटे के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। रास्ते में कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर तो कभी अन्य पर्वतारोहियों की मदद कर थोड़े बहुत खर्च निकाल रहे हैं। हम उसके शुरू से जब जीवन पढ़ते हैं तो हमको बार बार यही लगता था कि पैसा के कमी के कारण वह नहीं कुछ कर पा रहा है, क्योंकि एक बार स्कूल में जब टीचर लोग उसको पढ़ा रहे थे सरस्वती विद्या मंदिर में, यह टीचर को ही कुछ ऐसा क्वेश्चन करने लगा, टीचर ताज्जुब खा गया और कहा, रितेश तुम एक दिन वैज्ञानिक बनोगे। उन्होंने घर में इच्छा भी है क्या मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं उसको नहीं भेज सका। लेकिन मुझे बार बार यह लगता था वह कोई न कोई लाइन में उछाल करेगा, कभी न कभी कोई न कोई लाइन में बहुत बड़ा उछाल करेगा, चाहे वो जिस लाइन के हो। लेकिन जब आज वह इस उच्चतम चोटी पर पहुंच गया, दुनिया का पहला व्यक्ति जो बिना गियर के साइकिल से एवरेस्ट का बेस पहुंच गया 17,500 फीट की ऊंचाई पर, तो आज मुझे लगा चलो नहीं कोई उछाल हुआ, उसके जीवन का यही बहुत बड़ा उछाल रहा, जो विश्व का पहला व्यक्ति कहलाएगा। भाई प्रिंस कुमार साह का कहना है कि हमें भाई पर गर्व है, लेकिन अब वह बहुत थक चुका है। सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रशासनिक मदद बेहद जरूरी है। ये तो बड़ी गर्व की बात है, और मे भी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है गियर साइकिल को लेकर के। प्रॉब्लम तो उसको जो है ईबीसी पहुंचने के पहले, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने के पहले 1 सप्ताह पहले तक प्रॉब्लम होने लगा था, मतलब पैर वगैरह सब, हाथ सब में थकान का निशानी सब आ गया था। तो वो हम लोग से ये बात छुपा करके रखा हुआ था कि अगर बता देगा तो भैया मम्मी पापा लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो वहाँ पहुँचा तब जा कर के वो अपना दुख बताया कि ऐसे ऐसे भैया जो है प्रॉब्लम हो गया है, अब जो है आप लोग हम लोग को उनको जो है वापस लाने के लिए कुछ व्यवस्था करवाइए, सरकारी सहायता वगैरह सब। आप चाहे तो डीएम सर से मिल लीजिए, सांसद सर से मिल लीजिए, विधायक सर से मिल लीजिए। हम सब जगह गए भी, और विधायक सर के पास गए थे तो वो तो पटना सेशन में थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। सांसद सर भी जो है दिल्ली में थे तो वहाँ के कार्यालय में हम एप्लीकेशन डाल दिए और रिसीविंग ले लिए। और डीएम सर के पास लास्ट सैटरडे को गए थे और वो तुरंत देखे और वो हाथ पैर का देखे उसका हालत, तो उनके मुँह से भी आवाज़ निकला। अब जो है सर तो गृह मंत्रालय के लिए तुरंत फैक्स करवा दिए, लेकिन अब गृह मंत्रालय से आगे क्या होता नहीं होता है। लास्ट सैटरडे को हम करवा करके आए थे। कब वो चढ़े? वो क्या तारीख? 3 दिसंबर रात दोपहर में 12 बजे वहाँ पहुँच चुका, और हमको जब से पहला जो खबर मिला 22 अक्टूबर के रात को 11:50 में हम सोए हुए थे, कॉल आया कि भैया व्हाट्सअप देखो। हम देखते हैं तो दिल्ली टू साइकिल पर कुछ लिखा हुआ है, दिल्ली टू एवरेस्ट। तो हम पूछे भी क्या क्या करना चाह रहा है, तो बोले ऐसे 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 बात है। तो हम उस समय सोचे कि इसका जो है ऐसे थोड़ा जुनून चढ़ गया है, 3 दिन 4 दिन में साइकिल से कहाँ तक जाएगा।
वापस लगा लौट आएगा। लेकिन वो वहाँ नहीं पे- एकदम नहीं लगा। शुरू में हम लोग उसके सपोर्ट में नहीं थे। 3 दिन 4 दिन लौट आएगा, लेकिन जब पहला दिन का जब स्क्रीनशॉट भेजा 180 किलोमीटर, दूसरे दिन 140, 150, इस तरह से 6 से 7 दिन में साढ़े 900 या 1000 किलोमीटर स्क्रीनशॉट के साथ भेजते चले गया कि पहले हम कहाँ पर थे, अभी कहाँ पर हैं। अशोकनगर से स्टार्ट किया था, 3 से 4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर तो नेपाल एंट्री कर गया। लेकिन नेपाल का आपका जो भौगोलिक स्थिति है धीरे धीरे ऊंचाई होने लगता है, तो वहाँ पर अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने में आपको ईबीसी तक पहुँचने में उसको 41 दिन 12 घंटे लग गए। कितना 1000 किलोमीटर अब हमको तो उतना अंदाजा नहीं है। जहाँ तक वो बोल रहा है कि कांधे पे साइकिल रख करके वो 1300 किलोमीटर तक चल चुका है। ऊंचाई वाले जगह पर आपको दूरी के हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। अब क्या लग रहा है आपका भाई अभी फंसा हुआ है धीरे धीरे वापस। हम भी बोले कि हम यहाँ कर देते हैं, सरकारी एप्लीकेशन सब डाल देते हैं, सर लोग अब क्या सुनवाई करेंगे, नहीं करवाएंगे, तो धीरे धीरे तुम जो है उधर से आने का कोशिश भी करो। बोले भी कि साइकिल जहाँ है वहीं रख दो, अगले बार हम दोनों भाई जाएंगे, जो भी अपना खर्च कोचिंग से होता है, इनकम होता है, उस खर्च के साथ जाएंगे, तुम्हारा साइकिल वापस लेकर के आएंगे। लेकिन उसका जुनून है कि हम साइकिल से इतना दिन तक पूरे नेपाल में घूमे, और नेपाल के लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया, खाने पीने, मतलब अगर मतलब नेपाल उसको अपना देश लगा, जैसे उनका प्यार आने में करो। अब कष्ट हो रहा है। आने में कष्ट अभी हो तक रहा कोई है। आवेदन दिए कि कहीं से कोई मदद अभी तक तो कुछ नहीं है, न जीमेल पे, न तो व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह। रितेश की यह यात्रा सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि संदेश है कि मोबाइल फोन पर गेम खेलने की बजाय धरातल पर आकर सपनों को जिया जा सकता है। उन्होंने गंगा घाटी और पहाड़ी इलाकों में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर भी अपने वीडियो कॉल के दौरान बताया। दिल्ली से एवरेस्ट बेस कैंप तक बिना गियर वाली साइकिल के सहारे पहुंचने वाले रितेश कुमार साह ने साबित कर दिया कि हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अब सवाल बस इतना है कि क्या देश उस बेटे की सुरक्षित वापसी का रास्ता बनाएगा जिसने तिरंगे को हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट। इंडिया नेपाल।